दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसमें हम योजना की सीरीज़ चल रहे हैं। ये आपको मंथली बेसिस पे आपको मिल जाया करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अक्टूबर का मंथ अभी मैगज़ीन आई है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह की मैगज़ीन है। ये बेसिकली साइंस और टेक पे रिलेटेड है, लेकिन हमने क्या होता है बेसिकली हमें वही एडिटोर मतलब इसमें भी आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं जो हमारे लिए काम के हैं। हम हमारे यहाँ डेली बेसिस पे द हिंदू एनालिसिस भी चलता है हिंदी के अंदर, तो उसमें कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो चीज़ें कवर होंगी या हो चुकी हैं हम उनको इस यहाँ पे नहीं लेंगे। हम यहाँ पे वही मतलब टॉपिक्स को कवर करेंगे जहाँ हमें लगता है कि सच में कंटेंट बहुत अच्छा है, जिससे क्वेश्चन बनाया भी जा सकता है। देखिए, बच्चे क्या करते हैं, योजना की मैगज़ीन को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो अगर शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपकी बैंड बज जानी है और कुछ नहीं होना। तो हमेशा सिस्टमेटिक वे में अगर बात करें, चीज़ों को पहले समझो फिर उसके बाद चीज़ों को पढ़ो। ठीक है, आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपना वो लें, कोई दिक्कत नहीं है मैगज़ीन को, लेकिन पेज टू पेज अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल इसी में ही, एक मिनट में थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, एक ही टॉपिक के रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, मतलब आप देखेंगे तो उसमें इंट्रो भी सेम ही मिलेगा, डेटा भी ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा सभी जगह। तो बेटर है कोई भी 2 या 3 आर्टिकल्स पढ़ो, उसको पिक करो अपने हिसाब से और उसके नोट्स बना के रखो। अगर आप डेली बेसिस पे मेरा द हिंदू एडिटोरियल अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। और ये हमने अभियान चलाया है, ये जो कभी नहीं रुकेगा। समझ आ गया आपको? तो उसी कंडीशन में हमने जो बेसिकली मैगज़ीन है, इस पे हमने फोकस एक ये वाला एडिटोरियल हमने निकाला जिसमें एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बात करी गई है, और इसके अलावा एक एडिटोरियल हमने और निकाला है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम एक हिमालयन फ्लड के ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा हिमालय फ्लड से रिलेटेड हमें थोड़ी सी चीज़ों को अगर हम बात करें, थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं हम इसमें ये वाले कहाँ गया, ये रहा, इसको समझेंगे बस। बाकी सब देखिए कॉम्बेटिंग कोविड या कोविड को लेकर हम बहुत कुछ पढ़ ही रहे हैं। इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड, ये भी कोविड के ऊपर ही है, तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें। वैक्सीन कॉस्ट, ये भी फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसके बारे में आप भी समझ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इवन नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल्स के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें। मैंने एडिटोरियल पर इसका मतलब आर्टिकल पढ़ा, मुझे कुछ खास नहीं दिखा, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात हुई है और कोई कुछ मतलब कुछ मैं ये नहीं बोल सकता कि कुछ बहुत अच्छे से बातें हुई है। फिर लाइट हाउस प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक है, न्यूज़पेपर में कवर हो जाता है। ड्रोन पॉलिसी ऑटोमेटिक कवर है। साइंस एजुकेशन, ये सब की सब चीज़ें ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सब की सब चीज़ें ऑटोमेटिक कवर हैं। जो चीज़ कवर नहीं हो सकती इन फ्यूचर में वो है न्यूक्लियर पावर, साथ में हिमालयन फ्लड्स, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा आपको बताया जाए तो उसमें थोड़ा सा आपको जो बेनिफिट होगा। तो ये पहला पार्ट है, इसको हम बहुत अच्छे से जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कुछ गलतियां भी हों तो क्षमा कर दीजिएगा, हम भी प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे हम लोग भी आप लोगों की तरह ही सीख रहे हैं। तो चलिए, इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले देखिए, पहला जो टॉपिक है ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब यहाँ पे वो परमाणु ऊर्जा को लेकर जो है बात करी गई है। आपने सुना होगा यार, परमाणु को लेकर बहुत सारे, अगर परमाणु का टॉपिक है ना, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे आपने चीज़ों को सोचना है, ये टॉपिक कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जा सकता है। अगर परमाणु के इतिहास के बारे में बात करी जा रही है तो वो हिस्ट्री से हो जाता है। न्यूक्लियर, वैसे कि अगर हम बात करें एनटीपी, एनपीटी, ये सब चीज़ें ये जीएस पेपर 2 में आ जाती हैं। न्यूक्लियर को लेके, परमाणु को लेके ही जीएस पेपर 3 में भी बात करी जा सकती है। भाई इसकी इकोनॉमिक के एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसके वो लाभ हानि क्या हैं। साइंस को लेके भी बात करी जा सकती है, सिक्योरिटी को लेके भी बात करी जा सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी को जीएस पेपर 4 में भी कनेक्ट किया जा सकता है। क्या परमाणु ऊर्जा हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, समझ रहे। ऐसे में भी न्यूक्लियर को जो है डाला जा सकता है। हाँ, क्यों नहीं डाला जा सकता। तो आप देख रहे हैं एक ही टॉपिक को, यानी कि न्यूक्लियर का जो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सभी सेक्शंस में कहीं ना कहीं घुमा सकते हैं। आप समझे मेरी बात को? तो उसी कंडीशन में हमें यहाँ पे ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा है, परमाणु ऊर्जा जो है, तो इस पर हम पूरा एक आर्टिकल है। मेरा एनालिसिस क्या कहता है, मैंने ओवरऑल जब से आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे क्या एक फाइंडिंग मिली, मैंने इस चीज़ को क्या सोचा, हम उस पर भी जो धीरे धीरे बात करेंगे। तो परिचय का मतलब होता है इंट्रोडक्शन से लेके बात करते हैं। जैसे ऊर्जा आर्थिक विकास का इंजन होता है, डेफिनेटली क्यों नहीं होता भाई। ऊर्जा आपको पता है, ऊर्जा अगर सस्ती होगी तो उतना उसका इंजन तेज चलेगा, ऊर्जा जितनी ज़्यादा महंगी होगी उसका इंजन उतना धीरे चलेगा। क्यों? पेट्रोल प्राइसेज अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो डेफिनेटली बैंड बच जाएगी, और कम होंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बल्ले बल्ले वाली बात है। तो उसी कंडीशन, जब देश विकास के पथ पर आगे बढ़ता है तो देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधन का उपयोग करना आवश्यक होता है।
ये बात बिल्कुल एक कॉमन परिचय के तौर पे जो हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ में कहीं ना कहीं मानव विकास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर साथ में शहरीकरण, आधुनिकरण, इसके कारण भी सारी की सारी चीज़ें जो हमें हमें मतलब बढ़ती हुई जो है चीज़ें जो है बेसिकली जो है दिखाई देती हैं। वर्तमान में अगर देखें दुनिया भर में खपत ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा की आपूर्ति के लिए दुनिया अभी भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है। यानी कि ये बात हमें एनालिसिस करने को हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जीवाश्म ईंधन जो हैं अभी भी सबसे बड़ा मेन रोल निभाते हैं। जीवाश्म ईंधन का मतलब कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। आपको पता है ना भारत का मोर देन 50% जो इलेक्ट्रिसिटी हम जो उत्पाद करते हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जो है कोल के ऊपर है दोस्तों। अगर हम इस फिगर को थोड़ा एनालिसिस करें, यानी कि अगर हम इस थोड़ा फिगर को एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है, अगर आप इंडिया में पावर कैपेसिटी बाय फूल करते हैं, इंडिया इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ये आपको फिगर वहाँ नहीं मिलेगी, ये हमारी तरफ से डेटा डाला गया है। तो आप ये देखेंगे कि कोल में ऑलमोस्ट 55% हमारी डिपेंडेंसी है। अभी देखा हुआ कोयला खत्म हो गया, हल्ला मच गया था बीच में, राइट। तो उस कंडीशन में 55% आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं कोल से ही बनाई जाती है। उसके बाद नेचुरल गैसेस से 7% के हिसाब से बनाई जाती है। 1% से कम डीजल से बनाई जाती है कहीं कहीं। न्यूक्लियर रिएक्टर से सिर्फ मात्र 2% बाद बनाई जाती है, जिस पे आज एक पूरा एडिटोरियल मतलब योजना का जो एडिटोरियल है वो इसी पे बेस रहेगा। फिर हाइड्रो के ऊपर भी अगर बात करें, जल जिसको बोलते हैं, जल शक्ति से भी जो चीज़ें बनाई, अदर रिसोर्सेज के अंदर पवन ऊर्जा हो गया, बायो गैस हो गया, ये सब चीज़ हो गया, उससे 24% के हिसाब से जो है बेसिकली हमें जो बनाई जाती है। ये हमारा इंडिया का क्लासिफिकेशन है जून 2020 तक का। हालांकि आंकड़े नए आते चेंजेस रहते हैं, मोटा मोटा बस आप ये समझें कि कहीं ना कहीं मोटा मोटा आपको समझने की बात ये है कि कोल से 55% के हिसाब से ही हमारा सबसे ज़्यादा देखा जाता है। रिन्यूएबल सोर्सेज से कोल से हमारा 55% है, रिन्यूएबल सोर्सेज से 24% है, जल शक्ति से हमारा 12% के हिसाब से, न्यूक्लियर से सिर्फ 2% के हिसाब से है। ये डेटा आप कहीं पे भी किसी भी तरह से आप जो है बहुत अच्छे से जो कॉट कर सकते हैं। मेरा एनालिसिस यहाँ पे क्या कहता है, इस चीज़ को समझते हैं। पहले आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को न्यूक्लियर के ऊपर बात करने से पहले, बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाने से पहले मेरा क्या एनालिसिस है पहले मैं उस पर चर्चा करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे मैंने एक मिनट अगर देखें तो यहाँ पे मैंने ईयर लिख रखे, मतलब ईयर है ये 1970, 72, 74, 76 ये, और यहाँ पे 2020 है। समझ आ गया, ईयर समझ आ गया। ये मतलब आप ये बोलें एक ये क्वांटिटी है, मतलब कि ट्रिलियंस वॉट के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, मतलब आप मतलब न्यूक्लियर को लेके अगर हम बात करें, ये जो भी बात हो रही है बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी को लेके यहाँ पे मतलब की बात हो रही है। अगर थोड़ा एनालिसिस करें ओवर, देखो मैं बहुत बड़ी पिक्चर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी पिक्चर हमारी क्या हो सकती है। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को एनालिसिस करें तो देखो वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, जो वेस्ट और हमारा जो बेसिकली जो वेस्ट पार्ट और जो हमारा यूरोप पार्ट है, उसमें करीब देखिए न्यूक्लियर की जो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब न्यूक्लियर से इलेक्ट्रिसिटी करीब इतनी होती है। देख रहे हैं कितना एक रेशो हमें जो है देखने को मिल रहा है। वहीं ईस्ट यूरोप और रशिया के अंदर करीब इतनी होती है। वहीं साउथ अमेरिका में जरा सी है, देख रहे हैं ये जो डॉटेड है ये साउथ अमेरिका का है ये। वहीं नॉर्थ अमेरिका में न्यूक्लियर से देखो कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाए। वहीं एशिया की अगर हम बात करें तो हमारे लिए कुछ इतना है, और वहीं अगर अफ्रीका की बात करें तो देख रहे हैं ये पीला पीला हल्का सा, ये हल्का सा डॉट, बिल्कुल डॉट, तो ये है। इससे आपको ये एनालिसिस पता चला कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर से एनर्जी आज भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा आपका वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप और साथ में कहीं ना कहीं नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा। नॉर्थ अमेरिका में दोस्तों अमेरिका भी आ गया, साथ में कनाडा भी आ गया, यूएसए भी आ गया और साथ में कनाडा भी आ गया। तो ये कहीं ना कहीं आज भी सबसे ज़्यादा फोकस। और ये एशिया में पूरा एशिया गया, तुर्की से लेके आपको सिंगापुर तक का पूरा, जापान तक का पूरा यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे ये एनालिसिस पता चला कि आज भी मैक्सिमम अगर हम न्यूक्लियर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, तो आज भी हमें ये ब्रॉड पिक्चर में ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी सबसे बड़ा रोल और साथ में आपका ईयू का सबसे बड़ा रोल हमें जो यहाँ पे बेसिकली जो देखने को मिलता है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। फिर इसके बाद देखें, अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से भी देखें तो यूएस से टॉप पे है न्यूक्लियर पे, फिर कहीं ना कहीं चाइना है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर साउथ कोरिया है, कनाडा है, यूक्रेन है, जर्मनी है, सो ऑन करते करते यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा इंडिया है। समझे मेरी बात को? यानी कि आज भी अगर हम न्यूक्लियर से एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, न्यूक्लियर से यानी कि अगर हम परमाणु ऊर्जा से अगर हम बिजली की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले पे टॉप है यूएस से, फिर चाइना, फिर फ्रांस, फिर रशिया।
तो ऐसे मतलब चीज़ें सो ऑन जो बेसिकली अगर बात करें तो चीज़ें जो बेसिकली चलती चली जा रही हैं। फिर इसमें एक और चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल फिगर्स के थ्रू ही इससे समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड एनर्जी प्राइजेस ओवर द लास्ट डिके की बात हो रही है। लास्ट डिके मतलब 2009 से लेके 2020 तक के प्राइजेस को लेके बात हो रही है कि प्राइजेस में क्या हमें, क्योंकि देखो चीज़ें प्राइजेस के ऊपर ही होंगी। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, अगर मान लो आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, अगर न्यूक्लियर सस्ता है तो देन वी हैव टू गो विद द न्यूक्लियर एनर्जी। भाई अगर परमाणु ऊर्जा से अगर हमें बिजली सस्ती पड़ रही है, जब भी तो हम परमाणु की तरफ बढ़ेंगे ना, परमाणु से बिजली बनाएंगे। अदरवाइज अगर हमें महंगा पड़े तो हम क्यों बनाएंगे। तो यहाँ पे ये एनालिसिस पता चलता है, सोलर के प्राइसेस पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वहीं इसकी यूनिट अगर देखें, कॉस्टिंग देखें तो 5 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास पड़ गई है। वहीं अगर विंड से देखें तो इसके भी प्राइसेस ज़्यादा थे, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट, सोलर और विंड ऑलमोस्ट बराबर हैं। लेकिन वहीं अगर आप न्यूक्लियर के प्राइसेस देखो तो पहले घटे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसेस जो है यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। कोल से देखो तो कोल में कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुए हैं, इसी के जैसे गैस में भी कुछ ज़्यादा हालांकि कमियाँ आई हैं, लेकिन कोल स्लाइटली बड़ा है। और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर में सबसे ज़्यादा प्राइजेस का हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता चला हमारे देश में अगर हम न्यूक्लियर को ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव इतना नहीं रहेगा, रादर देन अगर हम सोलर को बढ़ाएं और हम इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाएं। एक तो हमें ये योजना के अंदर कंक्लूजन निकलता है कि हमें न्यूक्लियर ठीक है करना चाहिए, हम मना नहीं करते, कुछ पार्ट उसका हमें एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, लेकिन हमें मैक्सिमम हमें विंड पे यानी कि पवन ऊर्जा पे और साथ में हमें सौर ऊर्जा पे हमें सबसे ज़्यादा जो बेसिकली हमें जो फोकस करना चाहिए। ये चीज़ समझ आई? आई होप आपको एनालिसिस समझ आ गया होगा। इसके बाद अगर हम इंडिया के स्ट्रक्चर की एनर्जी को समझें, क्योंकि ये चीज़ समझनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, तो आपको ये समझ आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग 2019-2020 का डेटा मिला है मुझे, तो हमें ये पता चलता है थर्मल यानी कि ये वाला पोर्शन आज भी, यानी कि कोल वाला जो पार्ट है अगर हम देखें तो आज भी हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो हमें जो है बेसिकली थर्मल का ही देखने को मिलता है, जो अप्रॉक्स ये इसके हिसाब से जो है चीज़ें थर्मल के अंदर आपका कोल भी आ जाता है, आपका अगर हम बात करें पेट्रोलियम भी आ जाता है, आपका डीजल भी आ जाता है, तो सो ऑन आपका अगर बात करें गैस भी आ जाता है। तो ये सब थर्मल में हमें जो है बेसिकली देखने को मिलता है। वहीं अगर हम हाइड्रो और विंड की देखें, विंड 4%, हाइड्रो 11%, न्यूक्लियर 3% के आसपास और सोलर कुछ इतना है। तो अगर आप इसको सीक्वेंस में बनाएं, ध्यान से समझना, यहाँ से यूपीएससी बेसिक से एमसीक्यू निकाल सकता है। वो आपको बोल देगा रैंकिंग बनाएं, यानी कि घटते क्रम में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें पता चला कि थर्मल से निकलती है। थर्मल में आपका कोल हो गया मैक्सिमम, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो सेकंड पे आती है एनर्जी वो आती है हाइड्रो की, यानी कि जल शक्ति आती है। तीसरे पे हमारी आती है अगर बात करें विंड की, चौथे पे आती है हमारी सोलर की और पांचवे पे आती है हमारी न्यूक्लियर की। तो ये प्रोसेस आपको जो है समझना पड़ेगा। यहाँ से एक एमसीक्यू बनाया जा सकता है यूपीएससी के बिहाफ से, ठीक है। ये समझ आ गया? तो ये चीज़ें मुझे समझानी थी क्योंकि यही बेसिक है और इसी बेसिक से आपको आगे जो है बेसिकली आपको जो है मैं चीज़ों को जो है लेके चलूँगा। चलिए, तो परमाणु ऊर्जा की दोस्तों अगर बात करें तो क्या होता है, देखो परमाणु ऊर्जा कुछ नहीं, ये जैसे एक फिगर को याद रखो, परमाणु ऊर्जा लिया, इसको स्प्लिट किया, ठीक है। यहाँ से आपको जब ये आपस में मिलते हैं तो एक एनर्जी निकलती है जिससे फिर पानी से टरबाइन चलाया जाता है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है। एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है, टेक्निकली नहीं जा रहा कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या होता है, ब्लैक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा, जस्ट मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो उसमें किसी परमाणु के नाभिकीय की ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है, यानी कि जो परमाणु यूरेनियम्स जो होते हैं, यूरेनियम्स के थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, तो उसमें नाभिकीय की ऊर्जा को जब परमाणु ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में 2 प्रकार के कण होते हैं, यानी कि अगर कोई परमाणु ऊर्जा इसमें 2 प्रकार के केंद्र होते हैं, एक होता है आपका प्रोटॉन और एक आपका होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। जब ये आपस में जोड़कर रखने वाली ऊर्जा को ही परमाणु ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जब ये स्प्लिट्स होते हैं तो उसमें से मतलब आपके जो अगर बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते रहते हैं, तो इससे फिर चीज़ें जो है चलती रहती हैं और हीट वाटर से फिर स्टीम बनती है, स्टीम से टरबाइन चलती है, टरबाइन से फिर अगर हम बात करें तो ये चीज़ चलती है। तो मतलब प्रोसेस बेसिकली यही होता है। और परमाणु एनर्जी से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है, इस चीज़ को याद रखिएगा।
आप 1 किलो परमाणु ऊर्जा से बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर टेक्निकल बिहाफ पे नहीं जा रहा हूँ, जस्ट मैं एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारा एनर्जी को लेकर जो टॉपिक मैं उस पर ही मतलब रहूँगा। देखो भारत में परमाणु ऊर्जा की बात करें तो देखो भाई 2024 तक 14.6 यानी कि 2024 तक बेसिकली बात करें 14.6 यहाँ पे बिजली उत्पादन करने का जो है बेसिकली अगर बात करें लक्ष्य रखा गया। और वहीं 2032 तक अगर बात करें तो कुछ 33 गीगावाट, यानी कि दिल्ली जैसी सिटी के लिए मान के चलें लाइक 6 to 7 गीगावाट की ज़रूरत पड़ती है दिल्ली जैसी सिटी के लिए। एनसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली जैसी सिटी के लिए। तो उस कंडीशन में 2032 तक अगर बात करें तो ये मान के चलें कि 63 गीगावाट की जो हमें मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी की जो बेसिकली जो ज़रूरत पड़ेगी। भारत का लक्ष्य ये है कि 2050 तक देश में 25% बिजली में उत्पादन परमाणु ऊर्जा का योगदान हो। मतलब कि अगर हम इनके डॉक्यूमेंट्स को देखें इंडियन के तो ये बताता है कि 2050 तक 25% जो एनर्जी है वो जो है कम से कम जो परमाणु ऊर्जा से जो बेसिकली जो है करनी चाहिए। हालांकि इतने प्रकार के बिलियन टन्स का हमारे पास रिजर्व है परमाणु ऊर्जा का, जिसमें अधिकांश अगर हम बात करें पूर्वी राज्य में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। हालांकि केरला के तटों पर भी वो चीज़ें मिलती है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, हम उसकी नहीं बात करें। जो मोटा अगर बात करें परमाणु ऊर्जा के भंडार में तो मैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जो हमें देखने को मिलता है। विश्व में अगर हम कंपेयर करें चीज़ों को तो उसमें हमें यह पता चलता है कि वास्तव में विश्व के 16 देश 1/4 बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा पर ही निर्भर करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें 16 देश 1/4 बिजली का उत्पादन, यानी कि इसमें से कुछ 16 देश ऐसे हैं जिनमें से 1/4 बिजली पर जो अगर हम बात करें तो बेसिकली निर्भर करते हैं, जिसके अंदर फ्रांस अपनी ऊर्जा का 3/4 हिस्सा परमाणु ऊर्जा से प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं फ्रांस जो है अगर हम देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी का 3/4 यानी कि 75% जो इसकी बिजली होती है वो देखें तो कहीं ना कहीं परमाणु ऊर्जा से जो है बेसिकली जो निकल के आती है। वहीं लेकिन बेल्जियम, फिनलैंड, हंगरी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, आपके यूक्रेन आदि जो देश हैं कहीं ना कहीं कम से कम यही लोग भी 1/3 बिजली का जो बेसिकली अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा के ऊपर जो है बेसिकली निर्भर करते हैं। चीन के 23% परमाणु ऊर्जा उत्पादन के कारण वैश्विक परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में लगभग 2016 से लेके में 1.6 की बढ़ोतरी करी गई और विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा का योगदान कुछ इतना रहा है। यानी कि चाइना में भी अगर मान के चलें 10.5% जो है लाइक परमाणु ऊर्जा का जो बेसिकली जो है योगदान होता है। रूस और अमेरिका ने हालांकि 2016 में अपने परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिए गए थे, जबकि स्वीडन और दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने अपने पुराने परमाणु रिएक्टर को 2017 के आरंभ में ही बंद कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कंट्रास्ट में कि मतलब जो रूस और अमेरिका ये अब थोड़ा परमाणु शक्ति को कम कर रहे हैं और विंड और सोलर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के जैसे स्वीडन और दक्षिण कोरिया लोग भी ऐसे हैं जो परमाणु रिएक्टर्स को बंद कर रहे हैं और वो विंड और सोलर एनर्जी की तरफ जो बेसिकली हम बात करते हैं तो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे ये कहता है थोड़ा सा, अब देखो दोस्तों ये अगर हम बात करें थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये बेसिकली रिजर्व्स हैं, ये यूरेनियम के रिजर्व, क्योंकि आपको पता है यूरेनियम जो है उसी को मतलब इसी से बिजली बनती है। तो ये अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो आपको ये पता चलेगा। रिजर्व की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 29% जो है यूरेनियम का रिजर्व है। उसके बाद अगर हम देखें तो कजाकिस्तान के अंदर आता है, फिर उसके बाद देखें तो कनाडा के अंदर आता है, फिर रशिया के अंदर आता है, साउथ अफ्रीका के अंदर, चाइना के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, नाइजर के अंदर, नामीबिया के अंदर, अदर कंट्री का कुछ 15% के हिसाब से रिजर्व देखने को मिलता है। वहीं इसके प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यूरेनियम माइनिंग प्रोडक्शन 2012 का डेटा हमारे पास, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होती है वो कजाकिस्तान में करी जाती है, फिर साथ में कनाडा में करी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में करी जाती है, नाइजर के ईस्ट में, नामिबिया के, रशिया में, ये सारे का डेटा आपको जो किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। कल को न्यूक्लियर को लेकर चीज़ें अगर आ गई तो आप बेसिकली इस चीज़ को जो है बहुत अच्छे से जो है लिख सकते हैं। फिर ऊर्जा सुरक्षा और भारत का मतलब देखें तो क्या योगदान हमें जो थोड़ा सा देखने को मिलता है। ऊर्जा सुरक्षा का अर्थ को समझते हैं पहले। इसमें ये होता है किफ़ायती कीमत पर विभिन्न रूपों में प्राप्त ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता। यानी कि ऊर्जा सुरक्षा मतलब ये होता है कि ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में कभी समाप्त ना होने वाली हो, तो उसको बेसिकली हम ऊर्जा सुरक्षा के नाम से जानते हैं। यदि ऊर्जा को सतत विकास में योगदान देना है तो यह स्थितियां लंबे समय तक जो बेसिकली बनी रह सकती हैं, क्योंकि अगर हमें विकास करना है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का बहुत बड़ा एक अहम रोल जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर भारत विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और वर्तमान में काफ़ी हद तक ईंधन के रूप में आयात पर भी निर्भर है। जिस तरह से हम आज के समय क्रूड ऑयल, कच्चा तेल को जो है लाइक पश्चिमी जो एशिया से जो अगर हम बात करें तो हम जो है लाइक वेस्ट एशिया से जो हम करते हैं, तो उसी के कहीं ना कहीं जिसके कारण भी न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाती है। फिर भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख ईंधन कोयला 55% के आसपास है, जिसका एक बड़ा हिस्सा घरेलू स्तर पर उत्पादित
जो बेसिकली अगर हम बात करें तो किया जाता है। परमाणु ऊर्जा लगभग 3% के आसपास है। नवीनीकरण ऊर्जा करीब जो है अगर बात करें तो 20% के आसपास हमें जो है डेटा हमें जो है देखने को मिलता है। और हालांकि नवीनीकरण ऊर्जा में भारत ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, वो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंस्टॉल कर रहा है, तो ये एक कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी काबिल तारीफ वाली बात है। आपने देखा होगा गाँव में भी, लाइक गाँव के अंदर भी अब जो है जो खंभों पर जो लाइट लगी रहती है वो सोलर से कनेक्टेड होती है और सोलर ऊर्जा के थ्रू उसको जो है बेसिकली जो है एनर्जी जो है बेसिकली देती रहती है। तो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत में ऊर्जा की मांग और ऊर्जा आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। फिर भी भारत की योजना सालाना 8% आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, जिसका अर्थ है कि बस बिजली की मांग हमेशा डेफिनेटली उस हिसाब से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि अगर भारत 8% की विकास दर की अगर मांग करता है, यानी कि बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें ऊर्जा की जरूरतें काफ़ी ज़्यादा जो हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। फिर नेक्स्ट चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भारत के पास एक अति महत्वाकांक्षी स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, जिससे अपेक्षा है कि 2024 तक ये 14.6 गीगावाट की बिजली का उत्पादन करेगा, जबकि 2032 तक इससे मतलब इस चीज़ से जो है बेसिकली उत्पादन करेगा, जिसमें हमने ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक बता दी गई हैं। और भारत के पास 5 बिजली ग्रिड हैं, जिसमें उत्तर पूर्वी ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है बेसिकली देख लीजिएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ों को और आगे लेके चलते हैं। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।